जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माई सेल्फ अली हैदर एंड आई एम बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर एमडी कैट। आज बच्चों हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो की सीरीज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पास पेपर में आने वाले एमसीक्यूज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज कहाँ से लिए गए हैं, इनका पैटर्न क्या है, इनका करेक्ट ऑप्शन क्या है और बुक के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से प्रूव होता है। तो इन तमाम चीज़ों को बच्चे आज हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। सबसे पहले ये कि जब आपने एमडी कैट की तैयारी कर ली है तो आप इस वीडियो को देखेंगे, साथ साथ में जब हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। और अगर आपका ये एमसीक्यूज गलत हो भी जाता है तो आपको यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग या फिर उसकी जो भी बेस्ट पॉसिबल उसका जो रीजन बनता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई उसका शॉर्टकट है, कोई उसके ट्रिक्स हैं, तमाम चीज़ों को हम डिटेल के साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जो है वो लाजमी देखना है। जी, सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पर जो एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं देख सकते हैं आपके सामने। फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, सिम्टम ऑफ हर्ब सिंप्लेक्स इज। अब ये बच्चों जो एमसीक्यूज है ये एम कैट 2009 के अंदर जो है वो आया हुआ है। अब ये आपने एक बात याद रखनी है बच्चों, एमडी कैट के अंदर एमसीक्यूज तीन तरीकाकार के होते हैं। एक होते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड, इंफॉर्मेशन या नॉलेज बेस्ड ऐसा एमसीक्यूज है जो एग्जैक्ट बुक की लाइन हो सकती है, पहली बात। दूसरा एमसीक्यूज बच्चों हो सकता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ये थोड़ा सा कोरिलेट करके या कंसेप्चुअल हो सकता है। और तीसरा बच्चों जो एमसीक्यूज होगा वो होगा जी एप्लीकेशन बेस्ड। ये एमसीक्यूज काफी ज्यादा जो है ना वो क्रिटिकल होता है, इसको सॉल्व करना मेन चीज होती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि एमसीक्यूज है कैसा। सिम्टम ऑफ हर्ब सिम्प्लेक्स, अगर बच्चे आप जरा गौर करेंगे यहाँ पर उसने बात की है हर्ब सिम्प्लेक्स। और आपका जो पीडीबी के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 जो है बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर वायरस का ज्यादातर जो है वो डिटेल दी गई है, वहां पर बच्चों ह्यूमन कॉमन डिजीज के अंदर ये एक बताई गई है डिजीज। वहां पर बिल्कुल शॉर्ट सा ब्रीफ सा इसका जो है ना वो एक एरिया दिया गया है, इसको वहां पर डिस्कस किया गया है। चलें यहाँ पर बच्चों आपको एक ये नजर आ रही है पिक्चर, इसके अंदर बुक की ही बच्चों लाइंस जो है वो ली गई हैं, बुक से ही ये पिक्चर जो है ली गई है। आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्या बुक रीड करने से एमसीक्यू सॉल्व होता है या नहीं होता, तो हम इसको देखते हैं। जी बच्चों, हब सिंप्लेक्स में आपकी बुक में लिखता है हब सिंप्लेक्स वायरस इज अ डीएनए वायरस। पहली बात तो बच्चों आपने ये यहाँ से ग्रैब करनी है, कैप्चर करनी है कि हब सिंप्लेक्स जो है ये एक डीएनए वायरस है। ठीक है, is responsible for this disease, it is naturally occurring disease of mankind। दूसरी बच्चों आपने बात यहाँ पर ये रखनी है याद कि ये नेचुरली अकरिंग डिजीज है, ठीक है ना। ह्यूमन की मैनकाइंड के बच्चों कुछ डिजीज ऐसी हैं जो नेचुरली अकरिंग होती हैं और ये इंसानों को ज्यादातर जो है वो होती जाती है, इंसान से सफर करते हैं काफी ज्यादा कंट्रीज के अंदर। इन दिस, अब बच्चों ये सिम्टम बताने वाला है। इन दिस वेस्कुलर लीजन इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्म टिश्यू आर फॉर्म। अब जरा देखें, ये बच्चों ने इसका एक कॉमन सिम्टम बता दिया कि हब सिंप्लेक्स जो टाइप 1 वायरस है वो बच्चों क्या करता है, वेस्कुलर लीजन बना देता है। मतलब फ्लूइड फील्ड छाले जो है ना आपकी जो स्किन है इसके ऊपर बन जाते हैं। और जो बनते भी ज्यादातर कहाँ पर है, यहाँ से बच्चों एमसीक्यूज बन सकता है। ये ज्यादातर बनते हैं माउथ, ठीक है, लिप और अदर स्किन एरिया पे, ज्यादातर आपका जो माउथ का साउंडिंग है जहां पर बनते हैं। अब हम यहाँ पर बच्चों ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है एब्डोमिनल पेन। तो बच्चे आपने यहाँ पर ऐसा कोई भी इसका सिम्टम नहीं पड़ा जिसमें एब्डोमिनल पेन हो नहीं, मतलब हो रही है, तो आप इसको जो है वो नहीं मार्क करोगे। फीवर, फीवर भी बच्चों यहाँ पर नहीं हो रहा। एक बात याद रखनी है, फीवर ज्यादातर इंफेक्शियस केसेस के अंदर हो जाता है क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम को जाके प्रोवोक करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उनको रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाने के लिए जो है वो प्रोवोक करेंगे। लेकिन ये इतना स्वेयर जो है इन्फेक्शन नहीं होता जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रोवोक करवा दे, ठीक है। तो फीवर ही बच्चों इस केस के अंदर नहीं होगा। चार ऑप्शन जरा देखें, वेस्कुलर लीजन इन द एपिथेलियल लेयर। तो ये बच्चों एग्जैक्ट आपने बुक के ऊपर लाइन पढ़ी है, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन जो है ये चार्ली ही बनेगा। तो ये बच्चे जो एमसीक्यूज आपने यहाँ पर ये किया है, फर्स्ट वन ये एम कैट 2000 जो है वो 9 के अंदर आया हुआ है और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है, सिंपल नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज है।
बहुत ज्यादा मेहनत आपको यह यहाँ पर नहीं करनी पड़ी इस एमसीक्यूज के वजह से, ठीक है। और डेल्टा जरा देखें, डेल्टा आपके पास है बच्चों ऑप्शन फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम। बच्चों इम्यून सिस्टम का फेलियर आपने बुक में पढ़ा है सिर्फ एक डिजीज के अंदर हो रहा था और वो है एड्स, जहां पर एचआईवी वायरस जो है बच्चों वो आपको इन्फेक्ट करता है। ये उस केस के अंदर इम्यून सिस्टम का फेलियर होता है, अदरवाइज नहीं होगा। और एक और बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि हर्ब सिम्प्लेक्स यहाँ पर बच्चों जो डिस्कस हो रहा है, ये वाली जो बीमारी है हर्ब सिम्प्लेक्स, इसका जो रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है वो है हर्ब सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस। एक बच्चों आपने हर्ब सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस की बीमारी पढ़ी हुई है जेनिटल हर्ब्स। अगर आपको याद हो सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर 18 है रिप्रोडक्शन, और वहां पर टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। वहां पर बच्चों आप पढ़ते हो, तो वो जो वायरस है वो है हर्ब सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस। वो बच्चे वायरस जो होता है वो आपको पता है कि ह्यूमन के जेनिटल ट्रैक के अंदर सोरनेस एंड अल्सर जो है कॉज करता है, तो उसके सिम्टम्स डिफरेंट है, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जरा चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये इंफॉर्मेशन बेस है, अंडरस्टैंडिंग है, या फिर ये आपका एप्लीकेशन बेस है। सेकंड एमसीक्यू बच्चों सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट यहाँ पर है द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय एचआईवी इज। एमसीक्यू बच्चों आया हुआ है एमकैट 2009 के अंदर ही। अब बच्चों अगर आप ऐसा एमसीक्यूज पढ़ते हो आपको पता चल जाता है कि जो एग्जामिनर है उसने किस जो है वो आपके टॉपिक को या सब टॉपिक को टच किया है। तो आपकी बुक में बच्चों चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर के अंदर ही बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है वहां पर एचआईवी या एड्स के नाम से बच्चों टॉपिक है, ठीक है। अब उधर आप जाके उसको सर्च कर सकते हो, तलाश कर सकते हो, ठीक है ना, कि वो कौन से सेल हैं जो एचआईवी से टारगेट होते हैं, या वो कौन से सेल हैं जो एचआईवी के होस्ट सेल हैं, ठीक है। अब बच्चे हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि एड्स जो है वो एक टॉपिक है चैप्टर 5 के अंदर। वहां से बच्चों ये एक पिक्चर ली गई है, आपकी बुक की ही ये पिक्चर है। आप देखिए जरा इसको मैं रीड करता हूँ। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय एचआईवी द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो बच्चों इसका मतलब है कि ये भी जो एमसीक्यूज है ये इंफॉर्मेशन बेस है, नॉलेज बेस है, बहुत इजी चीज है। अगर बुक की जस्ट रीडिंग की हुई है आप आसानी से इस एमसीक्यूज को कैप्चर कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। एक बच्चों बात अपने ज़हन में रखनी है, एमडी कैट के अंदर यूएचएस जब भी कंडक्ट करता है तो तकरीबन आपके 48 to 50 एमसीक्यूज जो होते हैं बच्चों वो इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस होते हैं। अगर आपने बुक की रीडिंग वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन की हुई है और डायग्राम की आपने जो नीचे कैप्शंस होती हैं या उसकी जो डिटेल दी गई होती है फिगर की उसको अच्छे तरीके से आपने किया हुआ है, देन बच्चे आप 48 to 50 मार्क्स इजीली ले सकते हो। अब सिर्फ ऊपर वाली बात रहेगी जी 18 एमसीक्यूज की, क्योंकि आपको पता है 68 एमसीक्यूज टोटल है। तो वो बच्चे जो आपके 18 एमसीक्यूज हैं उसमें से कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, कुछ एप्लीकेशन बेस होंगे, उसके लिए आपने फाइट करनी है। ये एमसीक्यूज आसानी से बच्चे आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने बुक की रीडिंग अच्छे से की हुई है। चले जी, तो आपको बच्चों यहाँ से क्लियर कट पता चल गया कि इसका करेक्ट ऑप्शन तो जो है वो होने वाला है जी हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बाकी बच्चे आप देखें लिकोसाइड मोनोसाइड बी लिम्फोसाइड, यहाँ से आपको कोई भी ऐसी बुक से जो इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली, एग्जैक्ट बुक के ऊपर लाइन लिखी हुई है हेल्पर डी लिम्फोसाइड, देन आप चार्ली ऑप्शन जो है इसको मार्क करोगे, ये बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, फिर बच्चों आपने मजीद जो है ना वो इसकी रीडिंग करते हैं हम इसी पैराग्राफ की, शायद हमें मजीद यहाँ से कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए नेक्स्ट जरा देखें क्या लिखा हुआ है। विच इज मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है ये आपके इम्यून सिस्टम का मेजर कंपोनेंट भी होते हैं। बच्चों बेसिकली हेल्पर टी लिम्फोसाइट ना आपके इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स बच्चों ऐसा इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है जिसमें इम्यून सिस्टम के सेल डायरेक्ट जाके बच्चों जो है वो किसी भी एंटीजन या पैथोजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट ऐसा बच्चों सेल होता है जो इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है टू रिकॉग्नाइज फॉरेन इन्वेडर्स। मतलब बाहर से कोई जो चीज आ रही है उसको समझने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बच्चों ये यूज होता है। तो जो एड्स के रिस्पॉन्सिबल वायरस हैं एचआईवी, वो बच्चों इसी हेल्पर टी लिम्फोसाइट को जो है ना वो डैमेज करते हैं, इसी को अपना होस्ट बना लेते हैं, देन आपका जो इम्यून सिस्टम है बच्चों क्या हो जाता है कोलैप्स हो जाता है। आपकी एक्वायर्ड या अडेप्टेड इम्यूनिटी जो आपने थ्रू आउट लाइफ जो है वो अपनी बॉडी में डेवलप करवाई थी वो बच्चों बिल्कुल
डिस्टर्ब हो जाती है, आप उसको लूज कर देते हो। जी चलिए नेक्स्ट जरा देखें। अच्छा जी, एज द HIV infection continue in the host, the decrease of helper T lymphocyte result in failure of the immune system। ये बच्चे जरा देखिए, वही बात जो मैंने आपको कही है कि HIV है, जब इन सेल को टारगेट करना है, इनको बच्चे डिस्ट्रॉय कर देना है, खत्म कर देना है, तो इनके डेफिनेटली नंबर क्या होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम की अदर एंटीजेंस, अदर जो इन्फेक्शियस सब्सटेंस है, उनके लिए रिकॉग्निशन जो है बच्चों वो डिक्रीज होती जाएगी। तो आपका इम्यून सिस्टम बच्चों जो है वो कोलैप्स करता जाएगा, कम होता जाएगा। और आपने ये भी बात याद रखनी है, आपकी कौन सी इम्यूनिटी बच्चों HIV की वजह से या एड्स के अंदर डिस्टर्ब होती है, तो बच्चों वो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है या आपकी अडेप्टेड इम्यूनिटी होती है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए। एंड द इन्फेक्टेड पर्सन बिकम सस्केप्टेबल टू अदर डिजीज। अच्छा बच्चों, एक और आपने वो बात याद रखनी है, ये जब इंसान को HIV इन्फेक्ट करता है, इंसान को एड्स की बीमारी जो है वो हो जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है, तो इंसान का इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर गया, इंसान की एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टेड इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो अदर बच्चे जो डिजीजेज होती हैं, वो डिजीज जो बहुत कॉमन होती हैं, वो भी इंसान को लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो बच्चे जो दूसरी डिजीज होती है ना, जो एड्स के बाद इंसान को लग सकती है, उनको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस। अब बच्चों अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज होती क्या है, बात जरा समझिए। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज बच्चों ऐसी डिजीज है जो मतलब एड्स वाले इंसान के अंदर इसके चांस बढ़ जाएंगे, अगर कोई दूसरा कॉमन इंसान है उसके अंदर, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडेप्टेड इम्यूनिटी जो है वो होती है, वो इंसान के अंदर पाई जा रही है, तो उसके अंदर इन इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। ये बच्चे फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है, इसके अंदर आपका जो है वो लंग्स के इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, उसके अलावा ओरल थ्रैशेस हो सकते हैं, आपके यीस्ट के फंगस के इन्फेक्शन हो सकते हैं, कैंडिडियासिस हो सकता है, स्किन के डिफरेंट फंगल दूसरे जो है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी बच्चों इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो किसी कॉमन इंसान को जो HIV से इन्फेक्ट नहीं हुआ उसको वो बीमारी मुश्किल से होगी, लेकिन एड्स वाले इंसान के अंदर क्योंकि इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, तो उसको ये बीमारियां आसानी से लग सकती हैं, मतलब इस बीमारी के लगने के चांस एड्स वाले इंसान के अंदर ज्यादा है, तभी बच्चों इनको बोला जाता है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। नेक्स्ट जरा देखें। सेल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एड्स की बीमारी के अंदर बच्चे, ये जरा देखिए, यहां से मैं खत्म करता हूं इसको। सेल इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड बाय HIV। अब ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि एड्स की बीमारी में सबसे पहले जो सेल इन्फेक्ट होते हैं, सबसे पहले आपकी बॉडी के जो सेल टारगेट होते हैं वो है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट को HIV टारगेट करेगा, उनकी अमाउंट को, उनके नंबर्स को कम कर देगा, आपकी एक्वायर्ड अडेप्टेड इम्यूनिटी को खत्म कर देगा, देन आपको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी। देन बच्चों इसका जो सेकेंडरी अटैक होता है वो आपके नर्वस सिस्टम के सेल के ऊपर भी हो सकता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, वहां पर जो न्यूरॉन पे हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे आपको मेमोरी लॉस और डिफरेंट तरह के जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से भी डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आप देखें एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो ये बच्चों आपने चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट जरा देखें। रिसेंट स्टडी ऑन HIV रिवील दैट वायरस इन्फेक्ट एंड मल्टीप्लाई इन मंकीज। तो जो रिसेंट स्टडी जो है वो उन्होंने ये रिवील किया है कि ये वायरस मंकीज के अंदर जो है वो जाता है और उनको इन्फेक्ट करता है और उनके अंदर मल्टीप्लाई भी होता है, बट डज नॉट कॉज डिजीज इन देम, लेकिन उनके अंदर बीमारी पैदा नहीं करता। तो इसका मतलब है मंकीज के अंदर ये HIV जाएगा, लेकिन उनके अंदर जाके ना ये उनके हेल्पर टी लिम्फोसाइट को टारगेट नहीं कर रहा, किसी और बॉडी के सेल को टारगेट करके अपने आप को मल्टीप्लाई करवा रहा है। देन इसका मतलब है मंकीज के अंदर ये बीमारी पैदा नहीं करेगा। तो इसका बच्चों क्लियर क्लियर मतलब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, विच मीन्स दैट HIV इज होस्ट स्पेसिफिक। तो HIV बच्चों हो स्पेसिफिक है, ये अगर ह्यूमन के अंदर HIV वायरस जाता है तो जाके ह्यूमन में ये टारगेट करता है किसको, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम के हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, लेकिन मंकीज में अगर जाएगा तो मंकीज में जाके बच्चों ये वहां पर हेल्पर टी लिम्फोसाइट को टारगेट नहीं करता, बल्कि बॉडी के किसी और सेल को टारगेट करता है। बेसिकली बच्चों HIV के इन्फेक्ट करने का जो तरीकाकार है या उसकी जो डिपेंडेंस है वो बच्चों होती है
रिसेप्टर्स के ऊपर। अब कौन से रिसेप्टर्स? तो बच्चे रिसेप्टर्स होते हैं CD4 रिसेप्टर्स। ये भी इंफॉर्मेशन आपको बुक से ही मिल जाती है, अगर आप इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि HIV को किसी भी सेल के ऊपर अटैक करने के लिए या वहां पर एड्सॉर्ब होने के लिए या अपने साइकिल को स्टार्ट करवाने के लिए जिन रिसेप्टर्स की जरूरत होती है वो है रिसेप्टर्स बच्चों CD4 रिसेप्टर। CD4 का मतलब होता है क्लस्टर और डिफरेंशिएशन 4। और ये बच्चों रिसेप्टर ह्यूमन की बॉडी में स्पेसिफिकली पाए जाते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, तभी बच्चों ये उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मंकीज के बारे में बच्चों और बात रखना है, मंकीज के अंदर एड्स की बीमारी होती है, लेकिन बच्चों वो फिर HIV की वजह से नहीं होगी, वो एक और वायरस है उसकी वजह से होगी। उस वायरस को बच्चे हम बोलते हैं SIV वायरस। तो इसका मतलब है मंकीज में एड्स वाले सिम्टम आते हैं, जैसे बच्चों इंसानों के अंदर एड्स के सिम्टम आते हैं कि लॉस ऑफ इम्यूनिटी है, वेस्कुलर जो है वो आप कह सकते हैं कि कैंसर हो जाता है, सीवियर किस्म का निमोनिया है, सडन वेट लॉस है, नाइट स्वेटिंग होती है। ये डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं जो एड्स के अंदर क्लियर होते हैं, मंकीज के अंदर भी होंगे, लेकिन वो HIV की वजह से नहीं होंगे, SIV की वजह से होंगे। ठीक है, तो आपने बात याद रखनी है। ये बच्चों एब्रीविएशन है सिम्पसन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, सॉरी सिम्पसन नहीं, साइमन। तो ये बच्चों आपने बात जो है वो याद रखनी है कि मंकीज के हवाले से ये पूछ सकता है, लेकिन ये आपकी बुक के अंदर जो है इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। चलिए जी बच्चों, फर्दर आपने जो है वो बात याद रखनी है। इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, साइमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, फिर बच्चों एक और चीज मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी मजीद इन्फॉर्मेशन देता हूँ। HIV के ना बहुत सी बच्चों टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे लीथल और सबसे जो इसकी डेडली वेरिएंट है वो है HIV टाइप 1। ये बच्चों बहुत खतरनाक है। इसका टाइप 2 भी होता है, फिर टाइप 1 में A भी है, B भी है। डिफरेंट बच्चों इसके वेरिएंट्स होते हैं, और ये डिपेंड करता है इसके जेनेटिक मटीरियल में थोड़े बहुत चेंजेस के ऊपर। तो जो HIV टाइप 1 है ये बच्चों बहुत डेडली किस्म की जो है ना इसका वेरिएंट है, इसकी टाइप है। जी बच्चों नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। The first microbe to have the genome completely sequenced and was published on July 28, 1995 वाज MCAT बच्चों 2010 के अंदर आया था। अभी जरा देखें बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इस हवाले से कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ये बच्चों इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQs ही है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। लेकिन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो नाम से होंगे, किसी के नाम से होंगे, मैं आपको बताता हूँ। उसमें बच्चों आपसे सिंपल एक इन्फॉर्मेशन पूछिए, ये बुक की लाइन है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। और इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन है हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। ये डेल्टा ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट है। ये बच्चों ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके जीनोम को फर्स्ट टाइम July 28, 1995 में सीक्वेंस किया गया था। अब ये बच्चों MCQs लिया गया है आपकी फर्स्ट ईयर का चैप्टर जो 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसके एंड के ऊपर RNA की जो टाइप्स है ना उससे ऊपर ये एक येलो बॉक्स जो है वो दिया गया, उसके अंदर आप ये देखिए यहाँ पर हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ना वर्ड यूज हुआ है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा आपको पता है स्वेयर किस्म की जो फ्लू और कोल्ड की कंडीशन होती है उसको हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। अब यहाँ पर बच्चों वर्ड है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, तो बच्चे समझते हैं शायद ये ना कोई वायरस है, लेकिन बच्चों ये वायरस नहीं है, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। तो इसके नाम के साथ फिर इन्फ्लुएंजी क्यों आ रहा है? बच्चे ये सोचते होंगे शायद इससे जो है वो फ्लू होता है, तो बच्चों इससे फ्लू नहीं होता, तो फिर इसके नाम के साथ इन्फ्लुएंजी क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये है कि ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया। ठीक है, फिर इसके नाम के साथ इन्फ्लुएंजी क्यों गए? हमने तो बच्चों इन्फ्लुएंजा बीमारी पड़ी हुई है, तो इन्फ्लुएंजी बच्चों इसके नाम के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि 1890 के अंदर एक आदमी था जिसके लंग्स के अंदर से बच्चों ये जो बैक्टीरिया है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, इसको डिस्कवर किया गया था। और वो इंसान की डेथ इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी डेथ हुई थी इन्फ्लुएंजा की वजह से। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से बच्चों उसकी जो है ना वो डेथ हुई थी, लेकिन उसकी डेथ की वजह इन्फ्लुएंजा बना था, लेकिन ये वाले बैक्टीरिया को उस इंसान के लंग से बच्चों ढूंढा गया था। इसीलिए उस इवेंट या उस जो है वो चीज की वजह से इसके नाम के साथ इन्फ्लुएंजा लगा दिया गया था। बेसिकली ना तो बच्चों ये कोई वायरस है, ना ही इसकी वजह से फ्लू होता है, ये एक बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इसकी वजह से बीमारी के अंदर बच्चे क्या होता है, आई इन्फेक्शन होते हैं, लंग्स इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट तरह के कुछ जो इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये पूरी एक क्लास ऑफ बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर जो वर्ड इन्फ्लुएंजा है, ये
आपको किस तरफ इंडिकेट कर रहा है बच्चे, वो मैंने आपको चीज जो है बता दी, तो चीज को याद रखना है। ये सारे बच्चे यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ना, बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं। तो ये बुक की लाइन है, बच्चे अक्सर ना कंफ्यूज होते हैं, शायद ये किसी वायरस की बात हो रही है कि इसके जीनोम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। तो बच्चों ये एक कोरिलेट करके उसने एमसीक्यूज जो है ना वो दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन है ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड। अगर किसी बच्चे ने ये बुक की लाइन पढ़ी हुई है चैप्टर 2 के अंदर से, तो वो आसानी से इसको कर सकता है। और बाकी जो इसकी बेस थी या इसकी चीज थी, वो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट जरा देखें, फोर्थ बच्चों एमसीक्यूज है। एमसीक्यू स्टेटमेंट हम यहाँ पर रीड करते हैं। वाइड स्प्रेड एपिडेमिक डिजीज इन्फ्लुएंजा इज कॉज बाय। अब जो देखें, आपको होता है कि ये वायरस वाले चैप्टर से ही बात कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी से ही बात कर रहा है कि इन्फ्लुएंजा जो है ये एक बच्चों वाइड स्प्रेड एपिडेमिक डिजीज है। सबसे पहले तो बच्चों आपने एपिडेमिक समझना है कि एपिडेमिक होता क्या है। एपिडेमिक बच्चों ऐसी बीमारी होती है जो स्प्रेड करती है, फैल जाती है किसी खास एरिया में, ठीक है ना। किसी खास एरिया तक बच्चों रहेगी, किसी खास एरिया में फैलेगी, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। और एक बच्चों आपने रिसेंटली ही कोविड 19 के केस में आपने वर्ड सुना होगा पेंडेमिक। तो पेंडेमिक बच्चों ऐसी बीमारी होती है जो स्प्रेड करे ग्लोबली, दुनिया की हर कंट्री, हर इलाके को जो टारगेट करे, तो वो बच्चे एक बीमारी कहलाती है पेंडेमिक। लेकिन जो एक खास एरिया तक रहे उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि हम यहाँ पर एक बीमारी की बात कर रहे हैं जो कि एपिडेमिक होती है, फैलती है। और वो क्या है, आगे उसने बता भी दिया, इन्फ्लुएंजा इज कॉज बाय। मतलब आपने अब यहाँ पर सर्च क्या करना है, आपने बच्चों इसका जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है उसको सर्च करना है, या उसके बच्चों जीनोम के बारे में पूछा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एमसीक्यूज के ऑप्शन के अंदर, अल्फा ऑप्शन है डीएनए वायरस है ये, बीटा ऑप्शन है आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है, चार्ली ऑप्शन है डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है, और डेल्टा ऑप्शन है आरएनए वायरस है। तो बच्चे हम देखते हैं क्या हमें बुक से इसका कुछ रेफरेंस मिल रहा है। हम बुक में जाके इन्फ्लुएंजा वाले टॉपिक को पढ़ते हैं। तो बच्चे बुक में जरा देखिए, इन्फ्लुएंजा वाले टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ यहाँ पर एक दो लाइनें लिखी हुई हैं। क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस आर इनवेलप्ड आरएनए वायरस। इसका मतलब है हमें मिल गया बुक से ही बच्चों में ये चीज मिल गया, ज्यादा कोरिलेटेड नहीं है। तो ये फोर्थ एमसीक्यूज है, ये बच्चों नॉलेज बेस्ड या इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक है। तो इसका बच्चे करेक्ट ऑप्शन अब आप मुझे खुद बता सकते हो कि ये एक इनवेलप्ड आरएनए वायरस होने वाला है। बीटा ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट हो, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों एमसीक्यूज आते हैं। ज्यादातर आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, आप आसानी से बुक को अगर रीड कर लें अच्छे से, तो आप इन एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जरा देखें, फिफ्थ एमसीक्यूज है। अब फिफ्थ एमसीक्यूज के अंदर क्या पूछ रहा है, क्या इसकी रीजन है, तमाम चीजों को बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय इनवेलप्ड आरएनए वायरस। अगर आपको याद हो, हम अभी अभी ऊपर जो बच्चों इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ के आए हैं कि जो इन्फ्लुएंजा है वो एक इनवेलप्ड आरएनए वायरस की वजह से होता है। हम आगे भी देख लेते हैं, शायद हमें कोई और क्लू मिल जाए। एंड स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म। इसका मतलब है, ये तो बच्चे हमें क्लियर हो गया, हमने ऊपर अभी इसी चीज के बारे में जो है ना वो पढ़ा है कि जो इन्फ्लुएंजा है ये एक एपिडेमिक बीमारी है, खास एरिया तक फैलती है, और ये एक इनवेलप्ड आरएनए वायरस है। तो बच्चे अब हम ऑप्शन में भी देख लेते हैं। ऑप्शन में सबसे पहले हमें इन्फ्लुएंजा तो नजर आ गया, फिर बच्चे बीटा ऑप्शन देखें। बीटा ऑप्शन है हर्ब सिंप्लेक्स। बच्चे अगर हम हर्ब सिंप्लेक्स की बात करें ना, तो हर्ब सिंप्लेक्स जो बीमारी है ये जिस वायरस की वजह से होती है वो डीएनए वायरस। पोलियो की बात करें बच्चों, पोलियो का जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, लेकिन बच्चों वो नॉन इन्वेलप्ड है। लेकिन यहाँ पर तो इसने इन्वेलप्ड का पूछा हुआ है, इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। अब ये भी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी बच्चों, बुक से मिलेगी, बुक के ऊपर लिखा हुआ है। स्मॉल पॉक्स की बात करें, सबसे पहली बच्चों वायरल डिजीज जिसके ऊपर काम किया गया था, जिसको जो है वो स्टडी किया गया था, जिसके हवाले से वैक्सीनेशन का बच्चे प्रोसेस जो है वो डिस्कवर हुआ था, जिसके ऊपर सबसे पहले डिस्कशन हुई थी, और ये बच्चों एक डीएनए वायरस है। ठीक हो गया। चलिए, तो इसका मतलब है फिर क्लियर कट एक ही बच्चे हमें ऑप्शन यहाँ पर नजर आता है जिसके बारे में हमने अभी ऊपर जो है डिस्कशन की थी। तो बच्चे को यहाँ पर इन्फ्लुएंजा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बच्चे हर आपने एमसीक्यूज के ना हर ऑप्शन को सोचना है, उसके बारे में समझना है, वो ठीक है तो ठीक क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, आपने अपने आप को कन्विंस करना है। देन बच्चे आप इजीली ये चीजें जो है वो कर सकते हो। तो इसका मतलब है हम ऊपर वाले एमसीक्यूज को भी बच्चों मार्क कर देते हैं कि ये कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज नहीं था, इंफॉर्मेशन या नॉलेज बेस ही था। ये बच्चे नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू 6 है। स्टेटमेंट बच्चों पढ़ता हूँ सबसे पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन। अब बच्चों आपको ना वैक्सीनेशन का नॉलेज होना चाहिए। वैक्सीनेशन बच्चों बेसिकली एक एंटीसेप्सिस है। एंटीसेप्सिस क्या होता है? एंटीसेप्सिस बच्चों एक टेक्निक का नाम है जिसकी वजह से आप जो है वो पैथोजन फ्री हो जाते हो, आप वायरस को या बैक्टीरिया को खत्म कर देते हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल, ठीक है। तो ये पैथोजन फ्री होने का एक प्रोसेस है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ केमिकल।
और अगर बच्चे आपने पैथोजन फ्री होना विद द हेल्प ऑफ फिजिकल टेक्निक, तो उसको फिर हम एंटीसेप्सिस नहीं, उसको हम बच्चों मोर प्रिसाइजली स्टरलाइजेशन बोलेंगे। तो जो वैक्सीनेशन आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है कि वैक्सीनेशन जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप एटेनुएटेड एटेनुएटेड या वीक जो है वो बच्चों जर्म्स को इस्तेमाल करते हुए, या जर्म्स की स्ट्रक्चर का कोई खास हिस्सा जिसको देख के आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करे और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे, ताकि आपको उस बीमारी से फ्यूचर के अंदर बचाया जा सके। ठीक है, तो वैक्सीनेशन बच्चों ऐसी चीज होती है। अब एक और आपने बात याद रखनी है, वैक्सीनेशन का बच्चों फिनोमिना जो है वो सूटेबल होता है किसके लिए, किस बीमारी में, किस इन्फेक्शन में बच्चों ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन के केस में बच्चों ये सूटेबल रहता है वैक्सीनेशन का मेथड। अब बच्चे हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारी को हम वैक्सीनेशन से बचा सकते हैं फॉलोइंग ऑप्शन में से। अल्फा ऑप्शन है एड्स एंड कैंसर। बच्चों कैंसर कोई आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ना ही बैक्टीरियल ना वायरल, बल्कि बच्चों ये माइटोसिस के अंदर डिस्टरबेंस की वजह से होने वाली बीमारी। आपको होता है जब माइटोसिस बच्चों अनकंट्रोल हो जाती है तो ट्यूमर बनना शुरू कर देते हैं, और ये ट्यूमर जो बच्चों आपकी बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं, मतलब मेटास्टेसिस हो जाती है, ये ट्यूमर के सेल्स फैल जाते हैं बॉडी में। सेकेंड, प्रोलिफरेटिव साइट को बच्चे जो है वो ये वहां पर गेन कर लेते हैं, तो उसको हम कैंसर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इन्फेक्शनल डिजीज है, इसका मतलब है एड्स की बात होती तो हम सोचते। ठीक है, और दूसरी एक और भी बात है आपने पढ़ी हुई है कि एड्स की अभी तक बच्चे कोई वैक्सीनेशन नहीं है, एड्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन बच्चों नहीं है, हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकता। बीटा बच्चों जरा देखें, बीटा के अंदर लिखा हुआ है मलेरिया एंड एड्स। तो एड्स में आपको पहले बता दिया कि इसकी अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल अभी तक नहीं है, लेकिन अगर होगी तो अफेक्टिव होगी। ठीक है, मलेरिया के बच्चे अगर हम बात करें तो मलेरिया आपको पता है कि ये एक जो है प्रोटिस्ट की वजह से होने वाली बीमारी है। एक बच्चों प्रोटोजोआ, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो बच्चे जो आपके प्रोटिस्ट के बॉडी के अंदर एंट्री के बाद बीमारी होती है, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट तरह के और केमिकल्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, या कुछ एंटीबायोटिक्स भी उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं। लेकिन वैक्सीनेशन की मदद से आप प्रोटिस्ट को जो है बच्चों वो किल नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे अमीबा डायसेंट्री कॉज कर देता है, या ये प्लाज्मोडियम है, या और भी बीमारियां हैं। ठीक है, ट्राइपैनोसोमल की वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 के अंदर ये आपने तमाम प्रोटिस्ट के जो है वो जो है वो बीमारियों के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये बच्चों वैक्सीनेशन से काबू नहीं हो सकती। तो बच्चे हम चार्ली ऑप्शन देखते हैं, तो इसका मतलब है अल्फा भी नहीं हो सकता, बीटा भी नहीं हो सकता। चार्ली को जब देखते हैं, चार्ली में लिखा हुआ है यहाँ पर टाइफाइड एंड कैंसर। तो बच्चे कैंसर फिर आ गया, इसका मतलब है ये नहीं होगा। डेटा बच्चे देखें, मीजल एंड मम्प्स। तो बच्चे अगर आपको याद हो, आपने यही चैप्टर 5 के अंदर बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये चीज पढ़ी हुई है। मीजल एंड मम्प्स जो है, मीजल बच्चे बोलते हैं खसरा की बीमारी को, और मम्प्स बच्चे बोलते हैं हम कनपेड़ की बीमारी। मीजल में क्या होता है, आपकी बॉडी के ऊपर बच्चे फ्लूइड फिल्ड लीजन्स बन जाते हैं, जो बाद में थोड़ी देर बाद ड्राई होके खुश्क होके एक ब्लैक क्रस्ट सा बना देते हैं। ठीक है, ये बच्चों के अंदर पाई जाने वाली कॉमन एक डिजीज है। और मम्स के अंदर बच्चे क्या होता है कि आपके जो सलाइवरी ग्लैंड जो इन फ्रंट ऑफ ईयर होते हैं, जिनको हम पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, इनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, ये मम्स की है। ये दोनों बच्चे बीमारी को कॉज करने वाले जो वायरस हैं, वो जिस वायरस की फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामाइजो वायरस। इसका मतलब है दोनों ये वायरल डिजीज हैं, तो इनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन बच्चे पॉसिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों फिर डेल्टा होगा। मीजल एंड मम्प्स के अगेंस्ट आप जो है वो वैक्सीनेशन का मेथड इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब बच्चों ये जो एमसीक्यूज है, अब जरा बात पे गौर कर रहे हैं, ये वाला एमसीक्यूज बच्चों था, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, कि अगर आपने थोड़ा सा समझा हुआ है वैक्सीनेशन के फिनोमिना को, कि ये क्या चीज है, किसके अगेंस्ट होती है, किस तरीके से हो सकती है, तो आप बच्चे आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखें, सेवन बच्चे एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लड बॉर्न डिजीज। ब्लड बॉर्न बच्चों, यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है BORN बॉर्न, इसका मतलब होता है जरिया। ठीक है, सोर्स, स्प्रेड करने का, ट्रांसमिट होने का जो सोर्स है। वो कौन सी बच्चों ऐसी बीमारी है जो ब्लड की वजह से फैलती है। अगर बच्चे आप जरा गौर करें, चैप्टर 5 के अंदर बायोकेमिस्ट्री में आपने ये चीज पढ़ी हुई है वायरस वाले टॉपिक में, कि कुछ ही ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होती हैं। एक तो बच्चे आपने
हेपेटाइटिस पढ़ा था, हेपेटाइटिस की कुछ बच्चे टाइप्स हैं, तो हम हेपेटाइटिस नहीं, हेपेटाइटिस की कुछ टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस बी और सी। और फिर बच्चों आपने पढ़ा था एक एचआईवी की ट्रांसमिशन भी इस तरीके से हो सकती है। तो अब बच्चे हम फॉलोइंग ऑप्शंस में से देख रहे हैं कौन सा सूटेबल बनता है। अल्फा ऑप्शन है बच्चों हेपेटाइटिस, चले ये हमने अभी डिस्कस किया कि ये हो सकता है। बीटा है बच्चों कॉलरा, कॉलरा बच्चों ब्लड बोर्न नहीं है, ये पोल्यूटेड वाटर को जो है बच्चों वो पीने से हो सकती है, या पोल्यूटेड फूड की वजह से भी कुछ कंडीशन में हो सकती है। इन्फ्लुएंजा की बच्चों बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है ये एयरबोर्न है, ठीक है। ये या तो किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के जो जब वो स्नीज करता है तो जो वाटर ड्रॉपलेट निकलते हैं उनकी वजह से हो सकती है, एयरबोर्न है। या बच्चों जो कोई भी इंसान जिसको फ्लू हुआ है, जो इस चीज से अफेक्टेड है, अगर उसका कोई जो है वो रुमाल है या कोई उसके क्लॉथ्स हैं जो इस चीज से इन्फेक्टेड हैं या उनके ऊपर ये वायरस ट्रांसमिट हुआ है, आप उनके इस्तेमाल कर लेते हो, तो उसकी वजह से बच्चों आपको बीमारी हो सकती है। कैंडिडियासिस, ये तो बच्चों आपको पता है कि एक ये यीस्ट है, उसकी वजह से बच्चों को बीमारी होती है जिसके अंदर वेजाइनल थ्रश या फिर जो है वेजाइनल जो है अंदर वाली साइड बच्चों छाले बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक है ही आपके पास ना फंगल इन्फेक्शन है, तो इसकी तो हम बच्चों यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। और आपको पता भी है कि ये ज्यादातर जो होती है वो डिफरेंट तरह की चीजों को यूज करने से हो सकती है जो पोल्यूटेड होती हैं, जो साफ सुथरी नहीं होती हैं, अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से बच्चे कैंडिडियासिस हो सकती है, ठीक है ना। ये ब्लड बॉर्न डिजीज नहीं है, और इसका आपने जिक्र चैप्टर 8 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों जो है वो किया होगा, ठीक है ना। ये ब्लड की वजह से नहीं होती। तो बच्चे यहाँ पर फॉलोइंग ऑप्शन फिर सूटेबल हेपेटाइटिस बनता है, इसका रेफरेंस भी आपको बुक से मिलता है, कैसे मिलता है बच्चे जरा देखिए। Hepatitis C, formerly called as non-A, non-B hepatitis, passes through blood from mother to child। ठीक हो गया। तो ये बच्चे आपने बात याद रखनी है कि हेपेटाइटिस सी, क्योंकि यहाँ पर अब एड्स का ऑप्शन तो था नहीं, एचआईवी का ऑप्शन था नहीं, तो हेपेटाइटिस बच्चे मोस्ट सूटेबल आपके पास ये ऑप्शन बनता है, और आपको बुक से भी इसका रेफरेंस मिल रहा है कि ये बुक के ऊपर चीज लिखी हुई है। तो ये बच्चों एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है, आपका नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज है, ठीक है। जी बच्चे नेक्स्ट जरा देखें, वो किस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहा है। बच्चों आपसे पूछ रहा है यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज यूज्ड टू मेक डीएनए कॉपी ऑफ। तो बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो स्पेसिफिक वायरसेस के अंदर पाया जाता है। कौन से वायरसेस में पाया जाता है? रेट्रोवायरसेस में पाया जाता है। वो वायरसेस जो बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रखते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम होता है कि वायरस के आरएनए को इस्तेमाल करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना और वायरस का डीएनए बना देना। तो बच्चे अब अगर आप एमसीक्यूज की स्टेटमेंट देखें, आपसे कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज यूज्ड, मतलब वो फिनोमिना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जाती है टू मेक डीएनए कॉपी ऑफ, ठीक है ना। किसकी डीएनए बच्चे जो कॉपी बनाई जाती है? तो आप यहाँ पर जो कॉपी बनाते हो वो वायरस के आरएनए को लेके डीएनए की बजाय जो है वो कॉपी बना देते हो। ये चीज आपको यहाँ पर नजर भी आएगी, आप बच्चों डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन, ये बच्चे आपके पास ये सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूजेस द वायरल आरएनए एज अ टेम्पलेट, मतलब वायरस के आरएनए का जो टेम्पलेट इस्तेमाल किया जाता है टू मेक अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो जो बच्चे टेम्पलेट था वो वायरस का आरएनए था, और जो कॉपी बनी डीएनए की बनी वो भी डेफिनेटली वायरस की ही थी, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास जो एमसीक्यूज है आपको यहाँ से नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो दी हुई है लाइफ साइकिल के अंदर। तो ये बच्चों इतना ज्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज नहीं है, ये नॉलेज बेस है एमसीक्यूज, इंफॉर्मेशन बेस ही है, ज्यादा मुश्किल ये चीज नहीं है। तो बच्चों वही बात कि आपने बुक्स की जो लाइंस हैं उनको भी बड़ा सोच समझ के जो है बच्चों वो अंडरस्टैंड करना है, और जो डायग्राम्स हैं उनको भी आपने नहीं स्किप करना, उसकी भी बच्चों जो डिटेल है जो कैप्शन है उसको भी लाजमी कीजिएगा। जी बच्चे नेक्स्ट जरा देखें, एमसीक्यूज नंबर 9 है द मेजर कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी इज। तो अब बच्चे आपने बुक से हेपेटाइटिस बी का जो है टॉपिक उसको स्टडी करना है, उसको रीड करना है। आपने देख रहे हैं कि मेजर हेपेटाइटिस बी की कॉज क्या है। चलिए बच्चे मैं जरा बुक से इसको रीड करता हूँ कि हेपेटाइटिस बी वाले टॉपिक से हमें कुछ यहाँ पर मिलती है इन्फॉर्मेशन या नहीं। हेपेटाइटिस बी इज द सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। ये बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एमसीक्यूज के अंदर भी अक्सर आ जाती है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। तो बच्चे डेफिनेटली बुक के ऊपर आपको लाइन लिखी नजर आ रही है, तो हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय डीएनए वायरस, तो इसका कॉजिंग एजेंट बच्चे जो है वायरस को डीएनए, ये एक सेकंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। फिर जो थर्ड वन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है विच इज वेरी कॉमन इन एशिया, चाइना, फिलीपीन, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। तो बच्चों जिन कंट्रीज के अंदर ये वाइड स्प्रेड है वहां पर भी आपको नजर आ रहा है, इंफॉर्मेशन बुक में दी हुई है। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉडी सीरम, ब्रेस्ट मिल्क एंड सलाइवा। तो ये बच्चे आपको इंफॉर्मेशन बुक से मिल गई।
तो अब आप यहाँ पर एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व कर सकते हो। द मेजर कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड क्लॉटिंग, एब्सेंस ऑफ फिब्रिनोजेन या डेल्टा है कंटेमिनेटेड सॉइल। तो बच्चों क्लियर कट आपको बुक से इंफॉर्मेशन मिल गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से ये हेपेटाइटिस हो सकता है। तो बच्चों नॉलेज बेस्ड या इंफॉर्मेशन बेस्ड ये एमसीक्यूज है, बहुत आसान। अब देख सकते हो कि प्रीवियस अगर बच्चे हम एनालिसिस करें ईयर्स का, तो इस चैप्टर से इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं बहुत आसान आ रहे हैं। जी बच्चे, 10th एमसीक्यूज आप यहाँ पर देख सकते हो एम कैट 14 के अंदर 2014 में आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल आर मेनली इन्फेक्टेड बाय एचआईवी। अभी आप बच्चों ऊपर डिटेल के साथ पढ़ के आए, पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि वो वायरस आपके पास सेल्स बॉडी के जो एचआईवी की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। प्राइमरीली बेसिकली यही सेल बच्चों टारगेट होते हैं, और जो सेकेंडली टारगेट हो सकते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम के जो है वो सेल्स हैं। तो बीटा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो एमसीक्यूज 10 है ये बच्चों नॉलेज बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एमसीक्यूज नहीं है। इसका रेफरेंस दोबारा से बच्चों यहाँ पर नीचे जो है मैंने दिया हुआ है कि मेजर जो सेल इसके इन्फेक्ट होते हैं वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट। What are the sequence of step in which a bacteriophage attack bacteria and inject its DNA? ये बच्चों चीज आपकी बुक पे क्लियर कर दी गई है। बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल से पहले उसने बताया हुआ है कि बैक्टीरिया का एंट्री का तरीकाकार क्या होता है। बच्चों सबसे पहले जो वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया के ऊपर क्या करता है, लैंड करता है, लैंडिंग करेगा, अपने आप को बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर उतारेगा। लैंडिंग के बाद बच्चों जो दूसरा जो काम होता है ना, वो इसकी होती है एडजॉर्प्शन, मतलब वहां पर अटैचमेंट होती है। आप अटैचमेंट कह सकते हो, एडजॉर्प्शन कह सकते हो। थर्ड बच्चों इसका जो काम होता है वो क्या करता है, अपनी टेल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। डेफिनेटली बच्चों टेल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी जो कोर होती है वो बाहर वाली साइड पे आएगी, और इसका लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करेगा। तो टेल कॉन्ट्रैक्शन के बाद बच्चे अपनी कोर को इंजेक्ट कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसकी सेल वॉल के अंदर। तो चौथा स्टेप होता है पेनिट्रेशन। और जब बच्चों पेनिट्रेशन एक दफा कोर की हो जाती है तो उसके बाद ये अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो ये बच्चों मैंने आपको स्टेप बता दिए, लैंडिंग, अटैचमेंट, टेल कॉन्ट्रैक्शन, पेनिट्रेशन और डीएनए का रिलीज, ठीक है, या डीएनए इंजेक्शन। तो आप बच्चे फॉलोइंग ऑप्शन में से अगर आप देखें तो पहला तो काम डेफिनेटली लैंडिंग से होना है। तो बच्चों जो बीटा ऑप्शन है इसमें तो काम शुरू हो रहा है पेनिट्रेशन से, चार्ली में हो रहा है टेल कॉन्ट्रैक्शन से। तो बीटा और चार्ली तो हो ही नहीं सकते। अब आपने दो में से चूज करना है, अल्फा और डेल्टा में से। अल्फा बच्चों क्या है, लैंडिंग है, टेल कॉन्ट्रैक्शन है, पेनिट्रेशन है, डीएनए इंजेक्शन है। चले ये तो एक हो गया, हम डेल्टा को भी देख लेते हैं। डेल्टा बच्चों क्या है, लैंडिंग है, लैंडिंग के फौरन बाद उसने पेनिट्रेशन लिखा था, उसको पता है पेनिट्रेशन नहीं हो सकता, डेल्टा ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों आपने इस सीक्वेंस को देखते हुए क्या मार्क किया है, अल्फा और अल्फा ही बच्चों करेक्ट ऑप्शन है। ये एमसीक्यूज भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, यहाँ पे बच्चों नॉलेज बेस्ड है। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे अगर हम बात करें, एच आई वी इज क्लासिफाइड एज एम कैट 2015 के अंदर बच्चों एमसीक्यूज आया हुआ है। बहुत आसान एमसीक्यूज है, आप देखते बच्चों इसको समझ जाओगे कि ये बड़ा ये इजी एमसीक्यूज होने वाला है। एचआईवी इज क्लासिफाइड, एचआईवी बच्चे कौन सा वायरस है, तो आपको पहले ही बच्चों पता है, हमने ऊपर इसका लाइफ साइकिल भी अभी थोड़ा सा जो है डिस्कस किया, उसको देखा है। एचआईवी के बाद बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इसका मतलब है ये एक रेट्रोवायरस है। मैंने आपको बताया था रेट्रोवायरस के बच्चे दो खसूसियात होती हैं, एक खसूसियत ये कि उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, दूसरा बच्चों उनका जो जीनोम होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। ये इनकी दो खसूसियत जो है ना बड़ी ही प्रोमिनेंट है। अब बच्चे आपकी बुक के रेफरेंस से बात करें, आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है, आपकी बुक में बच्चों रेट्रोवायरस वाला टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है RNA tumor viruses have been known for many years. These viruses are widely distributed in nature and are associated with tumor production in a number of animal species such as for rodents and cats. The most familiar of virus is the human immunodeficiency virus HIV. तो इसका मतलब है कि रेट्रोवायरस की कैटेगरी के अंदर से एचआईवी एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट बच्चों जो है वो वायरस है। तो फॉलोइंग ऑप्शन में जो आप क्लियर कट आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चार्ली ऑप्शन में जो करेक्ट है रेट्रोवायरस, ठीक है। चलिए जी, फर्दर बच्चे अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लें तो हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज। बच्चों बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को लाइस करते हैं, बैक्टीरियल सेल को डैमेज करते हैं। तो ये बच्चे ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता है एचआईवी जो है ये ह्यूमन का वायरस है, तो बैक्टीरियोफेज नहीं हो सकता। ओंको वायरस, अब इस तरह देखिए ओंको वायरस क्या होते हैं, ऐसे वायरसेस जो कैंसर कॉज करते हैं, कैंसर कॉजिंग वायरसेस जो बच्चों ओंको वायरस है। बायोलॉजी में बच्चों आप जहां पर भी वर्ड पढ़ोगे ना ओंको, इसका मतलब ट्यूमर से होता है, कैंसर से होता है। अब बच्चों रेट्रोवायरसेस कुछ ऐसे होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं।
तो सम ऑफ द रेट्रोवायरसेस आर सब क्लासिफाइड एज ओंकोवायरसिस। मतलब तमाम रेट्रोवायरसिस ओंकोवायरसिस नहीं है। रेट्रोवायरसिस में से कुछ बच्चों वायरसिस ऐसे होते हैं जो रोडेंट्स में, बर्ड्स में और मैमल्स के अंदर ना ट्यूमर कॉज कर देते हैं, कैंसर कॉज कर देती हैं। देन बच्चे उन स्पेसिफिक हम रेट्रोवायरसिस को ओंकोवायरसिस बोल देंगे। ठीक हो गया। तो बच्चे हमने यहाँ पर बेसिकली एचआईवी के बारे में बात की थी, तो हमने जनरल कैटेगरीज की रखनी थी। ठीक है। तो आपकी बुक के ऊपर बच्चों लाइन लिखी हुई है, तो हमने फिर उसके अकॉर्डिंग रेट्रोवायरसिस चार्ली जो ऑप्शन है इसको ही करेक्ट किया, इसी को बच्चों ने मार्क किया। ठीक है। डेल्टा जरा देखें। आइकोसाहेड्रल वायरस, तो बच्चे ऐसे वायरसेस जिनका जो कैप्सिड होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा साइड्स आपको नजर आ रही होती हैं, ज्यादातर बच्चों 20 साइड्स आपको मिलती हैं उनके कैप्सिड में। तो ऐसे वायरसेस को शेप की बेस के ऊपर हम आइकोसाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है। तो एचआईवी जो वायरस है, ये बच्चों एक इनवैलिड वायरस है। इसका जो कैप्सिड होता है ये कॉनिकल शेप तो होता है, ठीक है, लेकिन आइकोसाहेड्रल नहीं होता। तो ये डेल्टा ऑप्शन भी बच्चों जो है वो करेक्ट नहीं होगा। तो चार्ली ऑप्शन जो है फिर बच्चे मोस्ट सूटेबल है, यही करेक्ट है। ठीक है। ये भी एमसीक्यूज बच्चों आपके पास थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस है या इंफॉर्मेशन बेस कैटेगरी के अंदर भी आप इसको रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जरा देखें, एड्स इज कॉज्ड बाय, देखिए बहुत सिंपल बच्चों दोबारा से एमसीक्यूज आ गया है एमकैट 2016 के अंदर। अब आपको होता है कि एड्स का बच्चे रिस्पॉन्सिबल जो एजेंट है, बार बार आप इस चीज को पढ़ते हो बच्चों, 10th या 9th स्टैंडर्ड से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि एचआईवी बच्चों इसका कॉजिंग एजेंट है और एचआईवी बच्चों एक वायरस है। तो बगैर डाउट किए हुए हम इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चे जो है वो वायरस मार्क करेंगे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट जरा चलें। यहाँ पर बच्चों आपके पास एमसीक्यूज है। ऑल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली सो दे आर नोन एज। अब जो वायरसेस जो होते हैं आपको पता है कि ये लैग करते हैं। वायरसेस बच्चों किस चीज को लैग करते हैं, इनके पास बच्चों मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। अब मेटाबॉलिक मशीनरी क्या है? मेटाबॉलिक बच्चों मशीनरी के अंदर ऐसी चीजें आती हैं जो किसी भी चीज को अपनी स्ट्रक्चर्स, प्रोजनी के स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्प करेंगी। जैसे किसी भी यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपना जीनोम है, अपने राइबोसोम है, अपना एंजाइम का कोएंजाइम का नेटवर्क है, जिसकी वजह से वो अपने सेल को डिवाइड कर सकते हैं, अपने प्रोजनी के सेल्स को खुद सेंसराइज कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय डिफरेंट सेल डिवीजन मैकेनिज्म। लेकिन वायरस के पास बच्चों ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, ना वायरस के पास अपने एंजाइम का पूरा नेटवर्क होता है, ना वायरस के पास राइबोसोम होते हैं। तो इनको फिर होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी के ऊपर जो है डिपेंड करना पड़ता है। अब वायरसेस बच्चे जो होते हैं, अगर तो वो अपने होस्ट की जो है वो सेल से बाहर वाली साइड के पाए जा रहे हैं, तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में होंगे, क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे और ये कोई एक्टिविटी वहां पर शो नहीं करती। लेकिन जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं तो उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को ये हाईजैक कर लेते हैं, उसका कंट्रोल बच्चों जो है वो ले लेते हैं और अपनी रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं बाय मीन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। तो तभी वायरसेस जो होते हैं इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल चाहिए होते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाने के लिए, अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी को लाने के लिए। और अगर बच्चे आप इनको कोई आर्टिफिशियल फूड दो या कोई आर्टिफिशियल मीडियम दो कि उसके ऊपर ग्रो करके अपनी प्रोजनी को ज्यादा कर ले, तो बच्चों ये ऐसा काम नहीं करते। तो एक बात याद रखनी है, वायरसेस बच्चे जो है ना बेसिकली ये पैरासाइट है। ये होस्ट को एक्वायर करते हैं, इनको होस्ट चाहिए होता है। लेकिन बच्चों इनको होस्ट स्पेसिफिकली क्या चाहिए? होस्ट का सेल चाहिए। तो इसका मतलब है ये सेल के अंदर के पैरासाइट हैं, एंडो पैरासाइट है। और मोस्ट प्रीसाइजली अगर हम बात करें तो ये हैं बच्चों इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर के पैरासाइट। फिर बच्चों फर्दर आपने बात याद रखनी है, सेल के अंदर के तो पैरासाइट हैं, लेकिन बच्चों ये किसी आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इनको सिर्फ होस्ट का सेल चाहिए होता है फॉर द सेक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये टोटली होस्ट डिपेंडेंट है। तो ऐसा बच्चे जो पैरासाइट होता है ना इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये फैकल्टेटिव नहीं है। फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होते हैं वो आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर भी सर्वाइव कर जाते हैं और होस्ट के ऊपर भी बच्चों जो है वो डिपेंड कर लेते हैं। मतलब दोनों जरिए से वो अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं, दोनों तरीकाकार से अपने आप को वो रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन ऑब्लिगेट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है अपने स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर। तो बच्चे इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको बुक से मिल जाती है, जरा देखिए यहाँ पर उसने लिखा हुआ है, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन एनिमल एंड प्लांट सेल और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है इनके होस्ट जो है तीन तरह के होते हैं, या एनिमल या प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेयर दे कैन रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन। तो बच्चों इनके रिप्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म क्या है ये भी आपको बताना चाहिए। ये रेप्लिकेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, ना ही माइटोसिस करते हैं, ना मियोसिस करते हैं, ना ही बच्चों ये बाय डिवीजन करते हैं। ये अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो रेप्लिकेशन से ही करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, a process by which many copies of replicate of virus are formed, thus the virus are obligate intracellular parasite। तो बच्चों उसने क्लियर कट बुक के ऊपर ये वर्ड लिख दिया है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो है ऑब्लिगेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट। चलिए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। यहाँ बच्चों उसने आपको एक और भी इंफॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है जरा आप यहाँ पर गौर करें। वो यहाँ पर आपको कहता है कि
वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। तो बच्चे वही बात है जो मैंने आपको कही है, क्योंकि ये ऑब्लिगेट होते हैं, ये आर्टिफिशियल मीडियम एक्वायर नहीं करते, इनको फूड नहीं चाहिए होती, इनको अपने होस्ट का सेल चाहिए होता है, देन ही बच्चों ये क्या है, ऑब्लिगेट है। अब ये सेल के अंदर जाके अपनी एक्टिविटी शो करते हैं तो ये इंट्रासेलुलर है। तो जो हम जो पूरी लाइन इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, हम बोलेंगे वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जी बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, द वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस। तो बच्चे वही आप देखें स्टेटमेंट जो आपने ऊपर अभी पढ़ी है, वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, ये आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं करते। और इनको बच्चों क्या चाहिए होता है, इनको रिप्रोड्यूस करने का इनका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या है, रेप्लिकेशन। तो जो एम कैट 2017 के अंदर उसने पूछा है कि इनके रिप्रोड्यूस करने का मीन क्या है, तो जो मैंने आपको पहले बताया, ना ये माइटोसिस करते हैं, ना मियोसिस करते हैं, ना बाइंडिफिशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या करेंगे, ये करेंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये बच्चे अब रेप्लिकेशन कहाँ पर कर सकते हैं, होस्ट सेल के अंदर करेंगे। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, विदाउट इन्वेडिंग एनी सेल। बच्चों सेल को इन्वेड किए बगैर, उसके ऊपर हमला किए बगैर तो इनका गुजारा नहीं है, इनको सेल चाहिए। माइटोसिस भी नहीं करते, मियोसिस भी नहीं करते, सेल को इन्वेड किए बगैर इनका गुजारा नहीं है। तो बच्चों इनको होस्ट का सेल चाहिए, और होस्ट आपने पढ़े हैं कि तीन तरह के सेल हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। तो बच्चों ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो है वो अटैक करके इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपने आप को इसके अंदर रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। अब ऐसा बच्चे जो एमसीक्यूज है, आपको क्लियर कट कहीं पे भी इसकी इंफॉर्मेशन ऐसा जो है ना वो नहीं मिल रही सीधी सीधी, तो इसका मतलब है ये एमसीक्यूज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ऐसे एमसीक्यूज भी यहाँ से आए, लेकिन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, आसानी है। अगर आपने वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझा हुआ, अंडरस्टैंड किया, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। जी बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखें, द लाइफ साइकिल इन व्हिच द फेज किल द बैक्टीरिया इज नोन एज। तो बच्चों आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो इसके दो तरह के लाइफ साइकिल होती हैं, एक है लेटिक साइकिल और दूसरा हो सकता है बच्चों लाइसोजेनिक साइकिल। लैटिक साइकिल में बच्चों बैक्टीरियोफेज क्या करता है कि वायरस के बैक्टीरिया के ऊपर ये वायरस अटैक करके अपने जीनोम को बैक्टीरिया के जीनोम के साथ कंबाइन करवा देता है, मतलब प्रोफेज की फॉर्म के अंदर आ जाता है। और फिर बच्चों अपने डीएनए को जो उसने वायरस बैक्टीरिया के साथ कंबाइन करवाया था उसको एक्सप्रेस करवा के अपनी न्यू प्रोजनी के जो है वो पार्टिकल्स बनाता है, न्यू वायरसेस को बनाता है। और एट द एंड आप देख सकते हो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल को लाइस करके बस्ट करके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब बैक्टीरिया लेटिक साइकिल करेगा, ठीक है, जब बैक्टीरियल सेल को वो किल कर देगा, तो ऐसा जो साइकिल होगा वो लैक्टिक साइकिल होगा, वो लाइसोजेनिक नहीं होगा। क्योंकि बच्चों लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर बैक्टीरिया फिर अपने डीएनए को पीसफुली बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जैसे जैसे वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा वैसे वैसे रिप्रोड्यूस करवाता जाता है। ठीक है, वो यहाँ से बैक्टीरियल सेल की लाइसिस जो है नहीं करवाता। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर बच्चों वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ बाइंडिफिकेशन करके पीसफुली वहां पर रहता है, वो कोई भी बैक्टीरियल सेल की डेथ नहीं करता, लाइसिस नहीं करवाता। ठीक है, लेकिन वो जो साइकिल होगा जहां पर वायरस की जो है वो न्यू प्रोजनी बन रही है और बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो रही है, बैक्टीरियल सेल किल हो रहा है, ऐसे वजह साइकिल को हम क्या बोलेंगे, लैक्टिक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन अगर आप देखें जरा, अल्फा ऑप्शन है ट्रांसडक्शन। तो बच्चे ट्रांसडक्शन बेसिकली क्या है, ये एक मैकेनिज्म है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ये एक मैकेनिज्म है। बैक्टीरिया में बच्चों अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आए ना, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की वजह से बैक्टीरिया में जेनेटिक कॉम्बिनेशन का फिनोमिना है, ये बच्चे हम चीज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब हम अपनी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे, वहां पर हम इस चीज को देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज की वजह से जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसे आ सकती है। तो वहां पर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बच्चे ये ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन की आपने कोई चीज नहीं पढ़ी तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बेटा बच्चे जरा देखें, टेम्परेट फेज साइकिल। तो बच्चों टेम्परेट फेज साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज जो होता है वो पीसफुली बैक्टीरिया के साथ बाइंडिफिकेशन के जरिए से जो है वो डिवाइड करता जाता है। डाटा बच्चों लाइसोजेनिक फेज साइकिल तो ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों की चार्ली ही होगा कि लेक्टिक साइकिल के अंदर जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया की लाइस करवा देता है। ये बच्चे नेक्स्ट जरा देखें, तो ये बच्चों एक आप कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेस था एज सच, इसका एग्जैक्ट जो है वो बुक के ऊपर कोई ऐसी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो अगर आपने इसके लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड किया हुआ है तो आप आसानी से ये काम कर सकते हो। जी बच्चे नेक्स्ट जरा देखें, एमसीक्यूज है सीलिया एंड फ्लैजेला आर एब्सेंट इन। अब जो सीलिया और फ्लैजेला ये लिविंग सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, लिविंग सेल की जो है कुछ प्रोजेक्शंस हैं। तो आपको पता है वायरस जो है वो लिविंग सेल नहीं है, ये एक सब सेलुलर पार्टिकल है। तो इसका मतलब है
ये सीलिया और फ्लैजेला जो है वायरस के अंदर मौजूद नहीं होता। ये बैक्टीरिया में भी हो सकता है, कुछ लोअर एनिमल्स में भी हो सकता है, प्लांट्स में बच्चों कुछ के अंदर ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वायरस के अंदर ये नहीं हो सकते। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या आ जाएगा? वायरस। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे जरा एमसीक्यू देखिए। अब ये अभी आपका जो एमसीक्यू है बच्चों वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ऐसी एग्जैक्ट कोई चीज बुक में नहीं लिखी। लेकिन एक बात याद रखनी है बच्चों, बुक पे आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाती है वायरस के स्ट्रक्चर के हवाले से, कि वायरस में बच्चे जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत, बच्चों वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। वायरस में बच्चों दो बुनियादी चीजें पाई जाती हैं, दो मेन बच्चों चीजें जो है ना वो वायरस के अंदर होती हैं। एक है बच्चों उसका प्रोटीनेशियस कैप्सिड, और दूसरा बच्चों वायरस का जीनोम जो कि उसकी सेंट्रल कोर प्लेस पे पाया जाता है। ये दो चीजें वायरस के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज होगी तो बच्चे वो एडिशनल होगी। लाइक एडिशनल क्या हो सकता है? कुछ बच्चों वायरसेस के पास कैप्सिड के ऊपर एक इन्वेलप होता है, और कुछ वायरसेस में बच्चों सेंट्रल कोर जहां पर जीनोम होता है वहां पर कोई कुछ एक्स्ट्रा एक दो एंजाइम हो सकते हैं। तो ये एडिशनल चीजें हैं। तो बच्चे वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। वायरस में फ्लैजेला सीलिया जैसी कोई भी चीज मौजूद नहीं होती। जी बच्चे नेक्स्ट जरा देखिए। नेक्स्ट आपके पास आ गया है, विच वन कैन बी कंसीडर्ड एज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। तो बच्चे आप बुक के अंदर वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ते हो वायरस की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चे कुछ वायरस की लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख भी देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि वायरस की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं और वायरस की नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। अगर बच्चे हम वायरस की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वायरस जो होता है ये जीनोम रखता है, मतलब इसके पास डीएनए या आरएनए, दोनों चीजें बच्चों एक साथ नहीं होती। या डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो आपको पता है जितनी भी लिविंग सेल हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास डीएनए आरएनए होता है। तो ये बच्चों उसकी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मिलती जुलती है। फिर बच्चों वायरस जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिस्ट्रॉय हो जाता है बच्चे, कोई भी लिविंग सेल हो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन बच्चे इसकी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है कि वायरस जो है इनका जीनोम जो है वो बच्चों म्यूटेट करता है, इनके अंदर म्यूटेशन होती है। तो बच्चे कोई भी लिविंग चीज होगी उसमें डीएनए आरएनए होगा तो उसके अंदर म्यूटेशन तो बच्चे डेफिनेटली होगी ही होगी। तो ये इसकी कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक बच्चे अगर हम बात करें तो वायरस जो होते हैं ये बच्चों क्रिस्टलाइजेशन शो करते हैं। बच्चे कोई भी लिविंग सेल क्रिस्टलाइजेशन नहीं करता, पूरे का पूरा सेल या उसका स्ट्रक्चर। वायरस बच्चे क्रिस्टलाइजेशन शो करते हैं, और ये नॉन लिविंग सर्फेस पे क्रिस्टल की फॉर्म में ही पाए जा रहे होते हैं। फिर बच्चे वायरस जो होते हैं वो आउटसाइड सेल, नो एक्टिविटी, आउटसाइड होस्ट सेल बच्चों इनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, ये होस्ट सेल के अंदर ही एक्टिविटी करते हैं। फिर बच्चे वायरस जो होता है वो रेस्पिरेशन नहीं करता, सेलुलर रेस्पिरेशन, अपनी एनर्जी जनरेशन का कोई भी काम नहीं करता। इनके पास बच्चों मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। तो ये इसकी कुछ नॉन लिविंग बच्चों करेक्टर्स हैं। अब आप देख के बता सकते हो, एमसीक्यूज में से पूछा है विच वन कैन बी कंसीडर्ड एज द लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस। तो बच्चे जरा देखिए, हम एमसीक्यूज के ऑप्शन को यहाँ पर रीड करते हैं और देखते हैं कौन सा सूटेबल हो सकता है। अल्फा ऑप्शन है कैन बी क्रिस्टलाइज, तो ये बच्चों नॉन लिविंग इसके करेक्टर से आता है ना, यहाँ पर आप देखो आपको नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, उसने बच्चों उसके लिविंग करेक्टर के बारे में पूछा है। बीटा ऑप्शन है नो सेलुलर रेस्पिरेशन, तो बच्चों ये भी इसका नॉन लिविंग करेक्टर ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन इसके अंदर नहीं होती। चलिए उसमें जरा देखिए, म्यूटेट द जेनेटिक मटीरियल। तो बच्चों ये आपने यहाँ पर लिविंग कैरेक्टर के अंदर पढ़ लिया है कि वायरस जो है इनका जीनोम म्यूटेट कर सकता है। तो इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन ये करेक्ट होगा। डेल्टा को बच्चे हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। डेल्टा क्या कह रहा है? लैक बायोसिंथेटिक मशीनरी। तो बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेटा ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि मेटाबॉलिक मशीनरी वायरस जो है वो लैक करते हैं, जो आपने नॉन लिविंग फैक्टर के अंदर पढ़ा था। तो आप देख सकते हो कि इन तीन के अंदर से एक ही बच्चों उसकी करेक्टर जो है लिविंग थी, बाकी तीन नॉन लिविंग थी। तो ये बच्चों उसने चीज पूछी है। तो ये भी आपका बच्चे जो एमसीक्यूज है ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आपने इसके ये फीचर्स जो अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, आपको याद है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। जी बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखिए, इन वायरसेस आर कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कोर एंड कैप्सिड। तो बच्चे अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। इसमें एक बाहर वाली साइड पे प्रोटीन की कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड बच्चे जिन प्रोटीन सब यूनिट्स मिलकर बनते हैं उनको हम कैप्सोमर्स बोलते हैं। जितने ज्यादा कैप्सोमर्स होंगे वायरस का साइज उतना ही बड़ा होगा, जितने कैप्सोमर्स कम होंगे वायरस का साइज उतना ही स्मॉल होगा। और बच्चे जो सेंटर जगह होती है जहाँ पर इसका जीनोम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं कोर। तो बच्चे कैप्सिड और कोर को ना कलेक्टिवली आपकी बुक के ऊपर एक नाम से यहाँ पर यूज किया है, आप देख सकते हो न्यूक्लियो कैप्सिड। ये बच्चों पीडीबी की लाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पर वो कह रहा है इन सम एनिमल
वायरसेस द न्यूक्लियोकैप्सिड। अब आगे आपको वो बच्चों ब्रैकेट में भी बता रहे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। तो इसको जब हम कलेक्टिवली पढ़ रहे तो बच्चे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड। तो बच्चों बुक के ऊपर उसने ये चीज टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया था, तभी बच्चों आप कह सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूक्लियोकैप्सिड। कि अगर आप कोर की बात करें, मतलब वो जहां पर जीनोम पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डिपेंड करता है वायरस टू वायरस। और साथ में बच्चों इसका कैप्सिड, इसको कलेक्टिवली हम जो बच्चे नाम देते हैं वो होता है न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चे पीडीबी के ऊपर ये टर्मिनोलॉजी उसने इस्तेमाल की हुई है। ठीक है, तो ये आपका जो एमसीक्यू है बच्चों वो भी कह लो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है, रीडिंग बेस्ड है। अगर आपने रीडिंग की हुई है आसानी से आप बच्चों इस एमसीक्यू को कर सकते हो। जो नेक्स्ट जरा देखें, 20 एमसीक्यू यहाँ पर बच्चों आपको नजर आ रहा है, पीएमसी 2020 के अंदर बच्चों ये एमसीक्यू आया हुआ है। द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस या इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल इज नोन एज। ये बच्चों आपकी बुक की लाइन होगा, ऊपर देखें, यही बच्चों पैराग्राफ के अंदर आपको नजर आएगा, द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल नोन एज वायरियन। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन बच्चे क्या है, वायरियन। अब यहाँ बच्चों मैं आपको दो तीन चीजों के बारे में और बताऊंगा, वो चीजें क्या हैं। आप बच्चों टर्मिनोलॉजी यूज करते हो डिफरेंट, आप वायरस की टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, आप वायरियन की टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, आप बच्चों प्रियन की टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, और आप वायरॉइड की टर्मिनोलॉजी यूज करते हो। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, आप जरा गौर करें। वायरस बच्चों एक बड़ी जनरल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, कोई भी बच्चे आपके पास मतलब पार्टिकल, सब सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, पैरासाइट, ऐसा पार्टिकल जिसके बाद बच्चों क्या हो, न्यूक्लिक एसिड हो, प्लस क्या हो, प्रोटीन कैप्सिड हो, तो उसको बच्चों आप जनरली ना वायरस कह देते हो। ठीक है, ये अगर सेल से बाहर होगा तो डेफिनेटली बच्चों उसके बाद न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड होगा, आप तब भी इसको वायरस बोलोगे। अगर सेल के अंदर है, होस्ट सेल के अंदर है, तब बच्चों आप इसको वायरस ही बोलोगे। जनरल टर्मिनोलॉजी है, वायरस की जो टर्मिनोलॉजी है ये जनरल है। ये दो चीजें होनी चाहिए, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, तो आप इसको बोल दोगे वायरस। लेकिन बच्चे अगर हम स्पेसिफिकली वर्ड यूज करें ना वायरियन, तो वायरियन आपने याद रखना है, जब वायरस होस्ट सेल के अंदर होता है, इनसाइड होस्ट सेल, तो बच्चों ये होस्ट सेल के अंदर जा क्या करता है, होता है अपना लाइफ साइकिल चलाता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो वो वायरस जो होस्ट सेल के अंदर हो और अपना साइकिल चला रहा हो, होस्ट सेल को इन्फेक्ट जिसने कर दिया हो, ऐसे वायरस को बच्चों आप वायरियन बोलते हैं। तो इसका मतलब है वायरस इनसाइड द होस्ट सेल, आप क्या बोलोगे, उसको वायरियन बोलोगे। लेकिन बच्चे अगर वो आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल होगा या किसी नॉन लिविंग सर्फेस पर पड़ा है, देन आप वायरियन की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करोगे, देन आप उसको सिंपल जनरल टर्मिनोलॉजी वायरस से बच्चों कैटेगराइज कर दोगे। वायरियन ऐसा वायरस होता है जो इन्फेक्शियस होता है, जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, अपना लाइफ साइकिल चला सकता है, वो वायरियन है। फिर बच्चों टर्मिनोलॉजी आती है प्रियन। बच्चों प्रियंस जो है ये वायरस नहीं है, वायरस की कैटेगरी में नहीं है। प्रियंस बच्चे क्या है, प्रियंस हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग और इन्फेक्शियस प्रोटीन। ये बच्चे अभी तक के लीस्ट अंडरस्टैंड जो है ना वो पार्टिकल्स हैं प्रियंस। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग और जस्ट बच्चों क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, डीएनए आरएनए होता है बच्चों, ये सिर्फ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इसकी भी इंफॉर्मेशन बच्चों आपको बुक से मिल जाती है। आपकी बुक में ये जरा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, द मोस्ट लीस्ट डिस्कवर्ड 1983 एंड लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रियंस। ये होते क्या हैं बच्चे, जरा देखें, विच में बी इन्फेक्शियस प्रोटीन। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है अपने आप को रेप्लिकेट करने की, ये बच्चों इंफॉर्मेशन रखती है रेप्लिकेशन की। ठीक है ना, ये प्रियंस हैं, इनको वायरस की कैटेगरी के अंदर आप नहीं लेके आओगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, प्रियंस बच्चे जो होते हैं इनकी वजह से जो है वो ब्रेन डिजीज होती है, काऊ के अंदर भी और ह्यूमन के अंदर भी। और ह्यूमन के अंदर बच्चे जो ब्रेन डिजीज होती है ना प्रियंस की वजह से, उसको बोलते हैं कुरूज डिजीज। ठीक है, और आपकी बुक में इसको बच्चे लिखा हुआ है मिस्टीरियस ब्रेन डिजीज, आप देख सकती हो। Prions are responsible for the cow infection and mysterious brain disease in men। तो बच्चे मैंने आपको उसका नाम भी बता दिया है कि इस डिजीज को बोलते हैं कुरूस डिजीज। ठीक है, तो आपने कुछ पॉइंट याद रखने हैं। वायरस की वजह बात करें तो वायरस ये भी वायरसेस नहीं है। वायरस फिर क्या है बच्चों, वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो बच्चों क्या होगा, सर्कुलर होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए, सिर्फ आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए बच्चे क्या है, वायरस होते हैं। ये भी वायरस नहीं है, ये भी प्रियॉन्स की तरह के आप कह सकते हो कि वायरस से थोड़े से अलग स्ट्रक्चर है। ये बच्चों लीस्ट अंडरस्टूड है, लेकिन ये क्या करते हैं बच्चे, ये बीमारी पैदा करते हैं ज्यादातर प्लांट के अंदर, मोस्टली अफेक्ट प्लांट। और बच्चों ह्यूमन के अंदर भी ये एक बीमारी पैदा करते हैं, आपकी बुक के ऊपर ही वो लिखी हुई है चीज,
हेपाटाइटिस डी जो है बच्चों, हेपाटाइटिस जो डी है बच्चों, ह्यूमन में वायरस की वजह से होती है, किसी वायरस की वजह से होती है। तो ये बच्चों कुछ अजाफी पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए, आपने चीज ध्यान में रखनी है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, which of following is not related to इनवेलप वायरस। अब बच्चों सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, ये एमसीक्यूज जो है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आप कह सकते हो, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। उसने कहा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इनवेलप वायरस, मतलब वायरस जो इनवेलप्ड है उनके साथ इसका कोई ताल्लुक ना हो। सबसे पहले जो आपने समझना है इनवेलप वायरस है क्या, ऐसे बच्चों वायरस जिनके कैप्सिड के बाहर वाली साइड पे एक एक्स्ट्रा लिपोप्रोटीन लिपोप्रोटीन की कवरिंग हो, जिसको आप बोलते हो इनवेलप। और बच्चों आपने एक क्लियर कट चीज पढ़ी हुई है कि इनवेलप जो वायरस होते हैं ये सिर्फ एनिमल वायरस होते हैं, ना ये प्लांट वायरस है, ना ही बच्चों ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया का वायरस है। ये टोटली क्या होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं। अब बच्चों फर्दर एक आपने और बात याद रखनी है, वायरस के पास इन्वेलप को बनाने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये इन्वेलप जो होता है ये होस्ट डिराइव्ड होता है, मतलब वायरस जब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके होस्ट के सेल से बाहर निकलता है तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द रैप कर लेता है। ये वही वही चीज होती है जो उसका इन्वेलप बन जाती है। तो बच्चे ऑप्शन जरा देखें। अल्फा ऑप्शन है दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम। बच्चों ये बात बिल्कुल ठीक है, ये इन्वेलप वायरस से रिलेटेड ही है कि इन्वेलप वायरस बच्चों कम पीरियड के लिए, कम टाइम के लिए जो है ना वो सर्वाइव करते हैं। वजह क्या है, क्योंकि इनवेलप बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ड्राई कंडीशन से, सनलाइट से, डिफरेंट ड्राई कंडीशंस, तो ये सर्वाइव ज्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाते। ठीक है, ये वेट कंडीशन के अंदर ज्यादातर अच्छे तरीके से रहते हैं, और ये ट्रांसफर भी ज्यादातर बॉडी फ्लूइड की मदद से ही होते हैं। तो अल्फा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों रिलेट कर रहा है। बीटा ऑप्शन क्या है, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबायोटिक। अब बच्चे एंटीबायोटिक से टॉलरेंट तो तकरीबन तमाम ही वायरसेस होते हैं, ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस के अंदर ये चीज पड़ी हुई थी क्लियर कट। तमाम वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, तो बच्चों तब सबके ऊपर अप्लाई करता है। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज लिखा हुआ है। तो एंटीबॉडीज से बच्चे कोई भी वायरस जो है ना वो नहीं बच सकता, एंटीबॉडीज वायरस को किल कर देती है। अगर तो यहाँ पर बच्चा होता है एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स तो सब वायरसेस के लिए जो है ना वो रेजिस्टेंट होती हैं, तमाम वायरसेस के ऊपर वो काम नहीं करती। चलिए ऑप्शन जरा देखें, दे देयर इन्वेलप इज सेंसिटिव टू सनलाइट। तो जो सनलाइट जो है ये डिस्ट्रॉय कर सकती है इनवेलप वायरस के इनवेलप को, तो ये भी बिल्कुल से रिलेट कर रहा है। डेटा ऑप्शन जरा देखें, इनवेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम मोस्ट, तो ये बच्चों बात बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज लिखा, तो बच्चे एंटीबॉडी से नहीं बच सकते, एंटीबॉडीज इनको किल कर देंगी। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर बच्चों होता वर्ड एंटीबायोटिक तो आपने बात याद रखनी है, फिर बात ठीक होनी थी। क्योंकि बच्चे जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरस को डैमेज नहीं कर सकती, तमाम जो वायरसेस होते हैं वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी से बच्चों रेजिस्टेंट नहीं हो सकते, उनसे टॉलरेंट नहीं हो सकते। जी बच्चों नेक्स्ट जरा देखें एमसीक्यूज, व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर टू। तो बच्चों आप वर्ड पे अगर जरा गौर करें, बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया, फेज वर्ड का मतलब होता है ईटिंग। तो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को खा जाएं, बैक्टीरिया की लाइसिस करते हैं, बैक्टीरिया के सेल को किल कर दें, तो ऐसे बच्चों वायरस कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज। तो हम ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, अल्फा ऑप्शन है बच्चों, अ वायरस दैट इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया। बीटा ऑप्शन है अ बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट वायरस। तो बच्चों ये नहीं हो सकता, आपको पता है क्लियर कट, बैक्टीरिया वायरस को इन्फेक्ट नहीं करता। चौथा ऑप्शन है अ वायरस विच बिहेव एज बैक्टीरिया, तो बच्चे वायरस बैक्टीरिया की तरह बिहेव नहीं कर सकता। डेल्टा कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियम एंड वायरियन, ये बच्चों बिल्कुल गलत बात है, तो अल्फा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। यहाँ बच्चों ऑप्शन में ये भी हो सकता था अ वायरस दैट ईट भी वर्ड यूज कर सकता था, या लाइस का वर्ड भी बच्चे वो यूज कर सकता था, कि उसकी लाइसिस कर दे, उसको खा जाए या उसको किल कर दे। तो वो बच्चे जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, यूएचएस 2022 मतलब रिसेंट ईयर के अंदर ही एमसीक्यूज आया हुआ है, और बहुत आसान बच्चों एमसीक्यूज है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है ये। अब आपने बात याद रखनी है कि जो वायरस वाला टॉपिक जहाँ स्टार्ट होता है ना, पहला एक जो पेज है वायरस वाला टॉपिक का जहाँ पर इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, वहां पर बच्चों राइट साइड के ऊपर दो साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, ट्वार्ट एंड डी हैरले। उन्होंने बच्चों बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था, उसके ऊपर काम किया था, और वहीं पर बच्चों वो इसके बारे में बताता है कि बैक्टीरियोफेज को नाम दिया गया है इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया की सेल की लाइसिस कर देते हैं। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यूज, एमडी कैट 2016 के अंदर है वो एमसीक्यूज ये। एमसीक्यू स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज एचआईवी मेनली
इनफेक्ट। तो बच्चों आप देख सकते हो ये एमसीक्यू 3 दफा आया है और तीनों दफा डिफरेंट तरीके से आया। तो बच्चों क्लियर कट आपने ये चीज बार बार पढ़ी है कि एचआईवी मेनली प्राइमरीली बच्चों जिसको इन्फेक्ट करते हैं वो होते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट। और अगेन बच्चों मैं आपको बता दूं कि सेकेंडली जहाँ उनका जो बाद में इफेक्ट होता है बच्चे वो नर्वस सेल के न्यूरॉन के ऊपर हो सकता है। तो मेनली इनका इफेक्ट होता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर। बुक की बच्चों ये लाइन है, तो इसका मतलब है ये नॉलेज बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आप फाइंड कर सकते हैं बच्चों यहाँ से, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। चार ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, न्यूमरस opportunistic diseases might attack a person suffering from which of the following disease। अभी बच्चों अगर आपको याद हो तो जब हम एड्स की बात कर रहे थे वहां पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको चीजें बताई थी कि अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज होती क्या है। ऐसी डिजीजेज जो उस इंसान को इन्फेक्ट कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं जिस इंसान के अंदर इम्यूनिटी कम हो, तो उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसी डिजीज को गेन करने के या उनसे इन्फेक्ट होने के। लाइक लंग्स डिजीज हैं, ओरल इन्फेक्शन हैं, स्किन इन्फेक्शन हैं, ब्रेन इन्फेक्शन हैं। ठीक है, तो एड्स के केस में होता क्या है, एचआईवी आपके हेल्पर डी लिम्फोसाइट के नंबर को कम कर देता है। देन बच्चों आपकी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, तो डिफरेंट तरह के और इन्फेक्शन आपको आसानी से लग सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा डेल्टा एड्स। एड्स के केस के अंदर बच्चों क्या होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, तो आपको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज से आप सफर कर जाते हो, आपको दूसरी बहुत सी बीमारियां लग जाने से इंसान की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट बच्चे जरा आप एमसीक्यूज देखें, पीएमसी 2020 के अंदर ये आया हुआ है। एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी की बात करें कि एचआईवी से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। बच्चे हम यहाँ पर वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन सी रिलेटेड है कौन सी रिलेटेड नहीं है। इट इज अ रेट्रोवायरस। बच्चों को पता है एचआईवी रेट्रोवायरस है, हमें अभी इसको बच्चों पर डिस्कस करके हैं। बीटा का बच्चे आप देखें, इट इज सराउंडेड बाय एनवेलप। तो बच्चों ये भी बात बिल्कुल ठीक है, एचआईवी का जो वायरस होता है, मैं यहाँ पर उसकी डायग्राम बच्चों थोड़ी सी ड्रॉ करता हूँ। ये बच्चों इसका इन्वेलप है, इन्वेलप के ऊपर बच्चों स्पाइक्स लगे होते हैं और ये स्पाइक्स जो होते हैं ये ओ सेल के CD4 रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट के लिए होते हैं, एडसॉर्प्शन के लिए होते हैं। तो इसका मतलब है इसमें इन्वेलप तो होता है और इन्वेलप के अंदर वाली साइड बच्चे क्या होता है, इसका कॉनिकल शेप कैप्सिड है और फिर अंदर वाली साइड पे क्या चीज मौजूद है, इसके बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो आरएनए और साथ में इसका बच्चों यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब है इन्वेलप तो इसके अंदर है, तो सराउंड करता है इन्वेलप से, ये भी ट्रू है। चार्ली बच्चे ऑप्शन जरा देखिए, चार्ली ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर, इट डज नॉट कॉज एज। बच्चों ये एड कॉज करता है, इसे यहाँ पर लिखा इट डज नॉट कॉज एज, इसका मतलब है ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो चार्ली ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो। ठीक है, डाटा भी हम देख लेते हैं। डाटा ऑप्शन, इट कॉज डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो बच्चों ये भी से जो है वो ट्रू ही है, ये से रिलेट ही कर रही है। तो हमने वो देखनी थी जो ट्रू नहीं थी, जो रिलेट नहीं कर रही। जी बच्चों 26 एमसीक्यूज है, रिसेंट ही बच्चों एमसीक्यूज आया हुआ है यूएचएस 2022 के अंदर। उसने पूछा है यहाँ पर कि द एंजाइम इंटीग्रेस प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन विच वायरस। ये तीन बच्चों ने एंजाइम के नाम लिखे हैं, ये कौन से वायरस के अंदर ये एंजाइम पाए जाते हैं। तो बच्चों जरा देखिए, मैंने आपको यहाँ पर ये एचआईवी का स्ट्रक्चर शो किया। एचआईवी में बाहर वाली साइड बच्चों क्या है, इनवेलप है। इनवेलप के बच्चों अंदर भी ना यहाँ पर एक प्रोटीन होती है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। ये कंप्लीट मैं आपको स्ट्रक्चर इसका बता देता हूँ, ये है मैट्रिक्स प्रोटीन। मैट्रिक्स प्रोटीन से बच्चों अंदर आए तो आप ये देख सकते हो कॉनिकल शेप इसका कैप्सिड है। अंदर बच्चों आप देख सकते हो दो आपके पास यहाँ पर स्ट्रैंड पाए जा रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, और यहाँ पर बच्चों ये एक एंजाइम भी पाया जा रहा है। अब बच्चों ये जो एंजाइम है यहाँ पर, ये सिर्फ आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता, ये आपकी पीडीबी के ऊपर तो ये चीज लिखी है, जबकि बच्चों अगर आप फेडरल की बुक को स्टडी करें तो आपको ये चीज मिलेगी कि एचआईवी के पास तीन एंजाइम का बच्चों जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन होता है। उसमें पहला बच्चों एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसके बारे में बच्चों आप पढ़ते हो कि ये एंजाइम वायरस के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को इस्तेमाल करके वायरस का ही बच्चों जो है वो डीएनए बनाता है और फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है, जिसको फिर वो होस्ट के डीएनए के साथ मिला देता है। दूसरा बच्चों एंजाइम होता है इसके पास होता है इंटीग्रेज। अब इंटीग्रेज एंजाइम का बच्चों काम इसके नाम से इजाहर हो रहा है कि जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में वायरस का आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ जाकर क्या करेगा, जुड़ेगा, मिलेगा, इंटीग्रेशन करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा। तो बच्चे वायरस के डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ मिलाने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेज एंजाइम।
इसका मतलब है डीएनए लाइगेज जैसा ही काम कर रहे हैं। बच्चों आपको पता है डीएनए लाइगेज आपने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर 23 सेकंड ईयर के अंदर, कि डीएनए लाइगेज क्या करता है, दो डीएनए को आपस में जोड़ देता है। तो इंटीग्रेज एंजाइम कुछ उस तरीकाकार का एंजाइम होता है, और ये वायरस का अपना एंजाइम है। और लास्ट में बच्चों प्रोटीज एंजाइम। तो एचआईवी बच्चों जब अपने आरएनए को इस्तेमाल करके प्रोटीन्स बना रहा होता है, तो वो बहुत सारी प्रोटीन को एक साथ बना लेता है। फिर उन प्रोटीन्स को प्रोटीज एंजाइम मतलब बच्चों तोड़ तोड़ के ना कुछ प्रोटीन का वो कैप्सिड बना लेगा, कुछ को जो है वो ये एंजाइम बनाने में इस्तेमाल कर लेगा, क्योंकि एंजाइम पता है आपको ये भी प्रोटीन नेचर होते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन एंजाइम की वजह से ये अपने प्रोटीन्स की स्प्लिटिंग करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़ता है। तो ये तीनों ही एंजाइम बच्चों एचआईवी के एंजाइम है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपा हर्ब्स वायरस, चार्ली ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा वायरस, डेल्टा ऑप्शन है बच्चों ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मतलब एचआईवी। तो डेल्टा ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। लास्ट जो एमसीक्यूज है एमकेआर 2007 से, नेम द इन्वेलप्ड आरएनए वायरस दैट कॉज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। तो बच्चों आपको क्लियर कट यहाँ से पता चल गया कि इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस मतलब हेपेटाइटिस कॉज करने वाले वायरस के बारे में पूछ रहा है। फिर बच्चों आपने देखना है कि हेपेटाइटिस जो आपने पढ़े हैं अपनी बुक में, उनमें से आरएनए वायरस कौन सा है और इन्वेलप कौन सा है। बच्चों आरएनए वाले ना दो वायरस आपने पढ़े हैं अपनी बुक में, एक है जी HAV हेपेटाइटिस ए वायरस, और दूसरा है बच्चों HCV हेपेटाइटिस सी वायरस। क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए होता है। अब बच्चों हेपेटाइटिस ए जो है ना ये आरएनए वायरस तो है, लेकिन बच्चों ये नॉन इन्वेलप होता है। और हेपेटाइटिस ए जैसा एक और वायरस होता है हेपेटाइटिस ई वायरस। और हेपेटाइटिस बच्चों जो सी वायरस है ये आरएनए तो है, लेकिन साथ में बच्चों ये इनवेलप भी है। और ये चीज बच्चों आपको आपकी बुक से भी प्रूव होती नजर आएगी। यहाँ पे जरा देखें, हेपेटाइटिस सी HCV is also RNA virus enveloped। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसका क्या होगा, HCV। तो बच्चों हेपेटाइटिस में ना आपने जब भी हेपेटाइटिस का टॉपिक पढ़ो तो उसमें तीन चीजें आपने जो है ना वो गौर से देखनी है। एक बच्चों उसके सिम्टम्स, कि हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं। उसका बच्चों मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे लग रहा है। तीसरा बच्चों इसका जो जीनोम है, वायरस आरएनए है, डीएनए है, या बच्चों वो उसके इन्वेलप के बारे में इंफॉर्मेशन, कि वो इन्वेलप्ड है नॉन इन्वेलप्ड है। ये बच्चों तीन चीजें तो लाजमी आपको बताना चाहिए ना हेपेटाइटिस के हवाले से। तो यहाँ से अक्सर जो है ना एमसीक्यूज बच्चों बना लिए जाते हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको ये जितनी भी डिस्कशन हुई है एमसीक्यूज पास पेपर के हमने किए हैं, आपको इनको समझने में और इनके डिस्कशन के अंदर जो है बच्चों वो पार्टिसिपेट करके आपने अच्छा फील किया होगा, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह इसी तरीके से बच्चों मजीद वीडियो जो है वो बनाई जाएंगी। यूएचएस पीएमसी के टॉपिक वाइज ये वीडियोस को बच्चों में अपलोड करता जाऊंगा। अभी यूएचएस पीएमसी का टॉपिक वन था जो कि बायोडाइवर्सिटी था, वायरस से रिलेटेड था। अब बच्चों जो भी इसका सेकंड टॉपिक होगा यूएचएस का, उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह वीडियो है वो बनाई जाएगी, अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।